बीहड़ों की वो रानी जिसके नाम से पूरा उत्तर प्रदेश कांप उठता था। कुछ के लिए वो खलनायक थी तो कुछ के लिए न्याय की देवी। स्वागत है आप सभी का देश भर की कहानियां गीत के साथ में। एक छोटी सी बच्ची जिसके हाथों में कभी गुड़िया होनी चाहिए थी, लेकिन किस्मत ने उसके हाथों में थमा दी बंदूक। जिस समाज ने उसे ठुकराया, उसी समाज ने एक दिन उसे संसद तक पहुंचते देखा। वो डाकू भी थी, वो पीड़िता भी थी, वो बदला भी थी और बदलाव भी थी। ये कहानी है चंबल की वेंटेड क्वीन फूलन देवी की। तो चलिए फिर से खोलते हैं इतिहास के ऐसे पन्ने को जिसमें डर भी था और दर्द भी। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक छोटा सा गांव है, गोरहा का पुरवा। उसी गांव के एक दलित परिवार में 10 अगस्त 1963 को जन्म लिया एक नन्ही सी बच्ची ने, जिसका नाम रखा गया फूलन। फूलन के पिता का नाम देवेंद्र था और माता का मूला। फूलन की 3 बहनें और एक भाई था। उनका परिवार बहुत गरीब था और मल्लाह उपजाति से था, जो भारत में हिंदू जाति व्यवस्था के निचले हिस्से की ओर स्थित है, जिसमें मल्लाह शूद्र है जो पारंपरिक रूप से मछुआरे के रूप में काम करते थे। बेसिकली फूलन और फूलन का परिवार नीची जाति से थे, जिस वजह से इन्हें समाज में काफी जलीलत सहनी पड़ती थी। आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से फूलन के पिता दूसरों के खेतों में काम किया करते थे और जो खुद की थोड़ी सी जमीन थी उस पर वो चिकपीस, सनफ्लावर्स, पर्ल मिलेट उगाया करते थे ताकि घर का गुजारा कर सके। लेकिन कुछ समय बाद जब फूलन के दादा का निधन हुआ तो उनके पिता की जमीन को उनके चाचा बिहारी लाल ने सरपंच को पैसे देकर असली कागजात को गायब करवाकर और जोर जबरदस्ती से छीन लिया और उनके परिवार पर खूब जुल्म ढाए। फूलन बचपन से ही निडर और बेबाक थी, तो अगर उन्हें कोई भी कुछ बोलता तो वो जवाब देने से नहीं रुकती थी। पर फूलन का ये बर्ताव लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो जब फूलन के चाचा उनके पिता की जमीन जबरदस्ती हड़प रहे थे तो वो केवल 10 साल की थी, लेकिन फिर भी वो अपने चाचा के विरोध में डट कर खड़ी रही। उन्होंने अपनी बड़ी बहन रुक्मणी के साथ अपने पिता की छीनी गई जमीन पर जाकर धरना दे दिया और अपने चाचा को जमीन लौटाने को बोला। इसके बाद फूलन के चाचा बिहारी लाल के बेटे मैया दिन ने आकर उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा, लेकिन फिर भी फूलन उस चीज का विरोध करती रही जब तक लात, घूसे और ईंट की मार से वो बेहोश नहीं हुई। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से फूलन और फूलन के भाई बहन पढ़ने नहीं जा पाते थे। इसके साथ साथ एक और कारण ये भी था कि ये लोग नीची जाति से थे और जिस गांव में वो रहते थे, या हम बोले पहले के टाइम में, नीची जाति वाले लोगों को ऊंची जाति वाले लोग अपने साथ नहीं बैठने देते थे और उन्हें ऐसी सुविधाएं भी प्राप्त नहीं करने देते थे। तो अब इस समय पर फूलन स्कूल भी नहीं जाती थी और अपने चाचा के साथ इतनी बुरी लड़ाई होने के बाद फूलन के माता पिता ने फूलन की शादी कर दी। मात्र 11 साल की उम्र में उनके परिवार ने 100 रुपए, एक गाय, एक साइकिल के बदले उन्होंने अपनी बच्ची को एक 45 साल के अधेड़ आदमी पुत्ती लाल को बेच दिया, जो फूलन की उम्र से 3 गुना ज्यादा था। यानी कि इसमें पुत्ती लाल ने दहेज दिया था फूलन से शादी करने के लिए। फूलन का बाल विवाह हुआ था, तो इसमें तय हुआ था कि फूलन का गोना 3 साल बाद होगा, जब वो बालिग हो जाएगी और अपने पति के साथ एक विवाहित संबंध शुरू करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन पुत्ती लाल शादी के 3 महीने बाद ही फूलन को अपने साथ अपने घर ले गया, जिसके बाद फूलन की जिंदगी में शुरू हुआ अत्याचार का कहर, यौन शोषण का कहर। फूलन छोटी थी तो वो घर के काम इतने अच्छे से नहीं कर पाती थी। जिद्दी थी तो बहुत जिद भी किया करती थी और अगर उसे कोई कुछ बोलता तो वो पलट के जवाब भी दे देती थी, जिस वजह से उसे पुत्ती लाल की मार झेलनी पड़ती थी। लेकिन इसके साथ साथ पुत्ती लाल फूलन का यौन शोषण भी करता था। यौन शोषण इसलिए कि भले ही वो पति पत्नी थे, पर अगर पत्नी की रजामंदी नहीं है लेकिन फिर भी पति उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है तो वो यौन शोषण ही कहलाता है, और जब वो पत्नी बालिग भी ना हो तो वो एक अपराध है। फूलन बहुत रोया करती थी, बोलती थी कि मेरे दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी पुत्ती लाल उसका रोज यौन शोषण किया करता था, जिस वजह से फूलन की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन पुत्ती लाल की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर फूलन ससुराल से भाग जाती है और अपने मायके पहुंच जाती है।
बेटी का ससुराल छोड़कर मायके में रहना कुछ दिनों बाद ही सबको खटकने लगा। गांव में बदनामी होने लगी कि ये कैसी इतने लंबे समय तक अपने पति को छोड़ के मायके रह सकती है। गांव वाले फूलन और फूलन के घर वालों की बदनामी करने लग गए कि इसके पति ने इसे छोड़ दिया है, पक्का फूलन में ही कोई खोट होगा जिस वजह से ये मायके रह रही है। 1 साल तक ऐसी ही जलीलत सुनने के बाद फूलन अपने ससुराल वापस लौट जाती है, अपने पति पुत्तीलाल के पास। पर जब वो ससुराल पहुंचती है तो वो देखती है कि पुत्तीलाल ने दूसरी शादी कर ली है, जिसे देखकर फूलन पुत्तीलाल से लड़ने लगती है। पर वहां भी फूलन को पुत्तीलाल और पुत्तीलाल की दूसरी पत्नी के द्वारा जलील किया जाता है, मारा जाता है। इसके बाद फूलन वापस अपने मायके ही आ जाती है। फूलन के वापस मायके आने के बाद भी फूलन की माँ बहुत ही नाखुश होती है और उसे बोझ बोलने लगती है। यहाँ तक कि फूलन की माँ ने उसे गुस्से में आकर ये कह दिया कि फूलन उनके घर पर कलंक है और उसे किसी कुएं में डूबकर मर जाना चाहिए। पर इसमें फूलन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अपने पति के पास वापस नहीं जा सकती थी। इसलिए फूलन अपने माता पिता के साथ ही रहने लगी और उनका काम में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। फूलन के सर पर एक और समस्या का बाहर उभरता गया। फूलन अपने माता पिता का काम में हाथ बढ़ाया करती थी, तो जब भी वो भैंस को चराने ले जाया करती थी तो सरपंच का बेटा सूरजचंद हमेशा उसका पीछा किया करता था और उससे छेड़खानी करता था। तो फूलन उस समय कुछ नहीं कहती थी उसे। पर एक दिन फूलन जब अपने पिता के खेत में फसल काटने गई तो सुरेश चंद ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी। तो फूलन ने खुद को बचाने के लिए उसे धक्का मार दिया और वहां से भागने की कोशिश की। पर सुरेश ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत मारा, जिससे पूरे गांव में ये बात फैल गई और पंचायत बैठाने की नौबत आ गई। जब ये सारी बात पंचायत में रखी गई, सबने फूलन की ही गलती बताई। सुरेश चंद ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि फूलन एक बाजारू औरत है और वो हमें खुद के पास बुलाती है, जिसके बाद पंचायत में फैसला लिया जाता है कि फूलन इस गांव से दूर अपनी बहन के घर जाकर रहेगी। इसके बाद फूलन अपनी बहन रुक्मणी के घर चली जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब फूलन अपनी बहन के घर रह रही थी तो उसका अफेयर उसके चचेरे भाई कैलाश से चल रहा था, जो कि पहले से ही शादीशुदा था। उसके साथ फूलन ने भागकर शादी करने की कोशिश भी की, लेकिन कैलाश वापस अपनी पहली पत्नी के पास आ गया था। इसी वजह से फूलन को वापस अपने गांव अपने माता पिता के पास भेज दिया गया था, पर इसका कोई कथित प्रमाण नहीं है। 6 जनवरी 1979 फूलन गांव वापस आई और उसकी फिर से अपने चचेरे भाई मयादीन से जमीन को लेकर लड़ाई हो गई। तो जो फूलन पहले अपने चचेरे भाई की मार से बेहोश हो गई थी, उसने इस बार लड़ाई में एक पत्थर से उसी का सिर फोड़ दिया, जिस वजह से फूलन देवी को 1 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा, जहां पुलिस ने भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उसका यौन शोषण किया। अपनों के बीच में रहकर भी फूलन अकेली पड़ गई थी। उन्हें हर जगह से धिक्कारा जा रहा था। फूलन के घर वापस आने की बात से सबसे ज्यादा फूलन के चाचा परेशान थे, क्योंकि चाचा फूलन के पिता की जमीन हड़पना चाहते थे और फूलन उसमें अड़ंगा बन रही थी। तो चाचा ने छुटकारा पाने के लिए इस बार फूलन को वहां के डकैतों के हवाले करने का फैसला किया। एक दिन रात के समय जब फूलन और फूलन के परिवार बैठकर खाना खा रहा था और बातें कर रहा था, उसी समय डकैतों के एक झुंड ने धावा बोल दिया। फूलन के माता पिता को जैसे ही पता चला कि डकैत आए हैं, तो उन्होंने फूलन को छुपा दिया। डकैतों ने फूलन के माता पिता से बहुत पूछा कि फूलन कहाँ है, पर उन्होंने नहीं बताया। फिर डकैतों ने फूलन को घर में इधर उधर ढूंढा भी, लेकिन फूलन नहीं मिली। तो उन्होंने फूलन के छोटे भाई को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और धमकी दी कि अगर फूलन तू बाहर नहीं आई तो तेरे भाई को मार देंगे, जिस वजह से फूलन को बाहर आना पड़ा और वो डकैत फूलन को अपने साथ ले गए। अब मात्र 16 साल की फूलन डकैतों के कब्जे में थी। उन डकैतों का मुखिया बाबू गुज्जर था, जो फूलन को देखकर ही उन पर फिदा हो गया था। बाबू गुज्जर फूलन के साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आता था और उसका यौन शोषण भी करता था। पहले से ही मायके और ससुराल के अत्याचारों से परेशान 16 साल की फूलन को अब बाबू गुज्जर जैसे वैशी दरिंदे के जुल्मों को सहना पड़ रहा था। बाबू गुज्जर की उस गैंग में विक्रम मल्लाह नाम का एक आदमी था, जो इस गैंग में दूसरा मुख्य आदमी था।
फूलन उसकी कास्ट से बिलोंग करती थी और उसको फूलन के साथ हुए पुराने अत्याचारों के बारे में भी पता था। इसलिए उसके दिल में फूलन देवी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। उसे अपने सरदार का फूलन के प्रति ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विक्रम मल्लाह ने अपने सरदार बाबू गुज्जर को बहुत समझाया कि आप फूलन के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, पर उसने नहीं सुनी। तो एक दिन गुस्सा सिर के पार चला गया और विक्रम ने अपने सरदार बाबू गुज्जर को मार दिया। इसके बाद वो खुद गैंग का मुखिया बन गया। कहीं ना कहीं विक्रम भी फूलन को प्यार करता था, जिस वजह से फूलन के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को नहीं देख पाया और उसने ये कदम उठाया। विक्रम के सरदार बनने के बाद उसने फूलन को डकैती की काफी सारी चीजें सिखाई, जैसे राइफल चलाना, अमीरों के घर को लूटना और पुलिस की रेड से बचना। फूलन देवी की जिंदगी यहाँ से बिल्कुल बदलने वाली थी। उन्होंने माथे पर एक लाल कपड़ा बांधते हुए हथियार अपने हाथ में ले लिए थे और गुलामी की जिंदगी को पीछे छोड़ दिया था। और ये सब मुमकिन हुआ था विक्रम मल्लाह की वजह से। इसलिए समय के साथ दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। सिर्फ एक साल में दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई अमीर घरों पर हमला किया और वहां लूटपाट करके खूब पैसा बनाया। पुलिस को चकमा देने के लिए विक्रम मल्लाह का गैंग देवरिया, कानपुर और औरैया जैसे इलाकों में लगातार अपनी पोजीशंस बदलता रहा। एक समय पर फूलन अमीरों को लूटती थी तो दूसरे समय पर वही फूलन गरीबों की मदद करती थी, जिस वजह से नीची कास्ट के लोगों के लिए एक देवी का स्वरूप बन चुकी थी और कुछ लोगों ने उनका नाम दस्यु सुंदरी भी रख दिया था। नई जिंदगी मिलने के बाद ऐसा नहीं था कि फूलन अपनी पुरानी जिंदगी को भूल गई थी। फूलन को अपनी पुरानी जिंदगी भी अच्छी तरह से याद थी, इसलिए वो पहुंच गई अपने पति पुत्तीलाल के गांव उससे बदला लेने। फूलन ने दिन दहाड़े उसके गांव पर हमला किया और सबके सामने चाकू उसके सीने में घोप घोप कर उसे मार डाला। और जाते जाते फूलन देवी ने बीच गांव में धमकी दी कि आज से कोई भी बुढ़ा आदमी छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करेगा और अगर किसी ने ऐसा करने की जरूरत की तो उसका भी यही हाल होगा। अब 1980 आ जाता है और विक्रम मल्लाह के नेतृत्व में उसकी गैंग काफी नाम कमा रही थी और फूलन देवी की भी जिंदगी पटरी पर आ चुकी थी। पर पटरी ज्यादा देर तक सीधी नहीं रही, क्योंकि इसी बीच इस गैंग के पुराने सरदार डकैत श्री राम सिंह और लाला राम सिंह जेल से रिहा हो गए थे। जेल से छूटते ही उन दोनों ने अपनी गैंग को दोबारा ज्वाइन कर लिया। गैंग ज्वाइन करते ही उन दोनों को महसूस हुआ कि अब काफी चीजें बदल चुकी हैं। विक्रम मल्लाह गैंग का लीडर बन चुका है, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि विक्रम मल्लाह नीची जात का था और श्री राम सिंह और लाला राम सिंह दोनों ही ठाकुर जाति के थे, ऊंची जात के। जो इन लोगों को ये बात बिल्कुल सहन नहीं हुई कि कोई नीची जात का आदमी गैंग का सरदार बने। उन्हें गैंग के सदस्यों ने बताया कि किस तरह विक्रम मल्लाह ने फूलन की वजह से गैंग के पुराने सरदार को मार दिया, जिससे दोनों काफी गुस्से में आ गए। जिसके बाद इन दोनों ने शुरू करी अपनी रणनीति। उन्होंने कास्ट के नाम पर गैंग में फूट डालना शुरू किया और जितने भी ऊंची जात वाले लोग थे गैंग में, उन सभी को अपनी तरफ कर लिया। इसके बाद श्री राम सिंह और लाला राम सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। विक्रम की मौत के बाद फूलन देवी एकदम अकेली पड़ गई थी और इसी का फायदा उठाकर श्री राम सिंह ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। कब्जे में करने के बाद एक दिन श्री राम सिंह और उसके साथी फूलन को उठाकर बहमई गांव ले गए, जहां फूलन को एक कमरे में बंद करके उन सभी ने उसका 3 हफ्तों तक सामूहिक यौन शोषण किया, जिसमें श्री राम सिंह, लाला राम सिंह और गैंग का हर एक आदमी शामिल था। इस अत्याचार ने फूलन को तोड़ दिया था, शर्मसार कर दिया था, पर उसके अंदर एक बदले की आग भी भर दी थी। श्री राम सिंह की गैंग बहुत ज्यादा घमंड में आ गई थी और उन्हें लगने लगा था कि उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है और फूलन भी हमारे कब्जे से नहीं भाग सकती। पर एक दिन की लापरवाही उन पर भारी पड़ गई। जब श्री राम सिंह की गैंग के आदमी अपना अपना काम कर रहे थे और फूलन की निगरानी नहीं कर रहे थे, तो उसी समय विक्रम मल्लाह का भरोसेमंद आदमी मान सिंह मल्लाह और पुराने साथी जो उस गैंग में अभी भी थे, उन्होंने फूलन देवी को श्री राम सिंह और उसके गुंडों के कैद से आजाद करवा दिया। वहां से आजाद होने के बाद फूलन देवी ने मान सिंह मल्लाह और उसके साथियों के साथ अपनी एक नई गैंग बनाई। शुरुआत में तो फूलन और मान सिंह मल्लाह की गैंग ने छुपते छुपाते काम करना शुरू किया,
क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि श्री राम सिंह की गैंग उन्हें ढूंढ ना ले, पकड़ ना ले और दोबारा कब्जे में ना कर ले। पर फिर एक बार मानसिंह मल्ला की गैंग मजबूत होने के बाद फूलन देवी और पूरी गैंग धीरे धीरे करके सबके सामने आने लग गए। फूलन का गैंग अक्सर अपर कास्ट खासकर ठाकुरों को अपना निशाना बनाती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा अपर कास्ट वाले लोगों ने यानी कि ठाकुर लोगों ने फूलन के साथ गलत किया था। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ठाकुरों के लिए एक बदले की आग थी जो आसानी से बुझने वाली नहीं थी। उन्हें लूट कर जो भी कमाई होती उससे नए नए हथियार खरीदती। डकैती के दौरान उनके साथी कई बार पुलिस की वर्दी पहन के घूमते थे ताकि किसी को शक ना हो और वो लोगों को लूट कर वहां से बचकर आराम से भाग सके। धीरे धीरे करके फूलन देवी और उनकी गैंग का पूरे चंबल में नाम होने लगा था और यहाँ ठाकुरों और मल्ला के बीच जातिगत राइवलरी शुरू हो गई थी। फूलन ने भी अपने साथ हुए अन्याय को नहीं भुलाया था। उन्हें उनकी इज्जत को तार तार करने वाले लोगों से बदला लेने के सही समय का इंतजार था। एक दिन फूलन देवी को खबर मिली कि बेहमई गांव में जो पूरा ठाकुरों का गांव है उसमें किसी ठाकुर के घर में शादी है जिसमें श्री राम सिंह और श्री लाला राम सिंह आने वाले हैं। तो ये खबर सुनते ही फूलन देवी ने तय कर लिया कि वो बेहमई गांव जाएंगी जहां 17 महीने पहले उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। फूलन देवी का बस एक ही मकसद था कि श्री राम सिंह और लाला राम सिंह को मारना और अपने साथ किए गए अत्याचार का बदला लेना। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने अपनी गैंग के साथ बेहमई गांव को चारों तरफ से घेर लिया। जिस घर में शादी थी वहां सब जश्न में डूबे हुए थे। घर में खुशी का माहौल था और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां मौजूद लोगों के साथ आज क्या होने वाला है। सभी की खुशी को आंसू में बदलने के लिए फूलन देवी हथियारों से लैस अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंची। फूलन ने सबसे पहले वहां पर मौजूद लोगों से एक ही सवाल पूछा कि श्री राम सिंह और लाला राम सिंह कहाँ हैं? पर शायद श्री राम सिंह और लाला राम सिंह को फूलन के अटैक के बारे में भनक लग गई थी, जिस वजह से वो वहां आए ही नहीं। फूलन देवी और उसकी गैंग ने उन दोनों को हर जगह ढूंढा। जब बहुत ढूंढने के बाद वो दोनों नहीं मिले तो फूलन देवी गुस्से से भर गई। तो पहले उनके गैंग ने वहां घर घर जाकर लोगों की कीमती सामान को लूटा और फिर फूलन देवी ने वहां मौजूद सभी मर्दों को एक लाइन में आकर खड़े होने को कहा। फूलन देवी के डर के मारे 20 ठाकुर लोग एक लाइन बनाकर खड़े हो गए। इसके बाद फूलन देवी ने बदले की आग में उन पर एक साथ गोलियों की बौछार की। इस घटना की खबर जैसे ही पुलिस को लगी तो वो वहां तुरंत पहुंच गई, लेकिन फूलन देवी और उसकी गैंग वहां से तब तक भाग चुकी थी। इस पूरे मंजर में बच्चों की चीख और औरतों के रोने की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनमें से एक आदमी जिंदा बच गया था जिसने मरने का सिर्फ नाटक किया था। हालांकि गोली उसको भी लगी थी, लेकिन सही टाइम पर इलाज मिलने की वजह से वो बच गया था, जिसने उस समय पूरी घटना के बारे में वर्णन किया कि क्या हुआ था, फूलन देवी ने क्या किया था और वो किसे ढूंढ रही थी। इस पूरी घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी थी और फूलन देवी मात्र 18 साल की उम्र में मोस्ट डेंजरस गैंगस्टर लेडी बन गई थी और उनका नाम बैंडिट क्वीन रख दिया गया था। फूलन देवी के इस कारनामे से ठाकुर जाति काफी क्रोध में आ गई थी, क्योंकि मरने वाले 20 लोगों में से 17 आदमी ठाकुर थे। इसलिए ठाकुर जाति के लोगों ने एकजुट होकर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से फूलन देवी को पकड़ने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आगे जाकर ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस समय के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वीपी सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। जितना मामला ये बढ़ता जा रहा था उतने ही फूलन देवी के चर्चे बढ़ते जा रहे थे। अब फूलन देवी चंबल की घाटियों में नहीं बल्कि देश के हर कोने कोने में मशहूर हो चुकी थी। उसका खौफ हर घर और इंसान के मन में बैठ चुका था, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो, फॉरेन जर्नलिस्ट हो, राइटर हो या कोई फिल्म मेकर हो। सबके बीच फूलन देवी एक चर्चा का विषय बन गई थी। जहां ऊंची जाति वाले लोगों के लिए 20 लोगों को मारने वाली फूलन देवी एक हत्यारी और बेरहम औरत थी, वहीं निचले तबके वाले लोगों के लिए फूलन देवी एक मसीहा थी, जिन्होंने उन्हें हौसला दिया अपनी आवाज उठाने का, अपने लिए समानता की मांग करने का।
जिस गांव में फूलन देवी ने 20 लोगों को सरेआम गोलियों से भून डाला था, उस गांव में उस जगह पर उन 20 लोगों के नाम पर स्मारक बना हुआ है, जो फूलन देवी के खौफ और उस भयानक रात की आज भी याद दिलाता है। अब सरकार पर दबाव था फूलन देवी को पकड़ने का और उसके आतंक को खत्म करने का। इस टाइम फूलन का गैंग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जंगलों में एक्टिव था, इसलिए दोनों प्रदेशों की सरकार फूलन को जल्द से जल्द पकड़ना चाहती थी। दोनों राज्यों की पुलिस फूलन को पकड़ने चंबल की घाटियों में भी जाती थी, पर उन्हें हमेशा खाली हाथ वापस लौटना पड़ता था, क्योंकि फूलन का गैंग बहुत समझदार था। उन्हें पता था कि उन्हें इस मामले से कैसे बचना है। फूलन का पूरा गैंग पुलिस की खाकी वर्दी पहना करता था, जिस पर बकायदा स्टार भी लगा होता था। तो जब भी पुलिस फूलन के गैंग को पकड़ने भी वाली होती थी, तो वो समझ ही नहीं पाती थी कि गैंग का आदमी कौन है और पुलिस वाला कौन है। इसी बात का फूलन फायदा उठाती थी और पुलिस कर्मियों पर हमला कर देती थी और खुद बच जाती थी। पर इससे फूलन को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों राज्यों की पुलिस फूलन के गैंग के पीछे पड़ी हुई थी, जिस वजह से वो अपनी डकैती कर ही नहीं पा रही थी और उन्हें छुप कर रहना पड़ रहा था। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ों में फूलन के कई भरोसेमंद साथी मारे जा चुके थे और कई बार तो वो खुद पुलिस की गिरफ्त में आने से बाल बाल बची थी। ये मेहनत 2 साल तक चलती रही, लेकिन फिर भी फूलन हाथ में नहीं आ रही थी, जिस वजह से पुलिस को फूलन के परिवार को भी गिरफ्त में लेना पड़ा। उनसे पूछताछ करनी पड़ी, उनके ऊपर जुल्म ढाए, यहाँ तक कि फूलन की मां को भी पुलिस ने 5 महीने तक जेल में बंद रखा था, ताकि फूलन खुद आकर सरेंडर कर दे। पर फूलन को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फूलन की मां ने तो खुद फूलन को ये कह दिया था कि वो हमारे ऊपर कलंक है और अगर उसे कहीं कुएं में जाकर मर जाना चाहिए। तो फूलन क्यों ही अपनी मां को बचाने के लिए खुद को पुलिस वालों के हवाले करती। पर फूलन सरकार के लिए एक सरदर्द बन चुकी थी और पुलिस डिपार्टमेंट पर प्रेशर आ चुका था। अब तक वो हिंदुस्तान की मोस्ट वांटेड वुमेन बन चुकी थी, जिस पर सरकार ने 10,000 का इनाम रखा था। अब सरकार को फूलन देवी को पकड़ने के लिए एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो ईमानदार हो और फूलन देवी जैसे डाकुओं को पकड़ने की क्षमता रख सके। तभी एक नाम सामने आया, एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी। एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी बहुत ही काबिल ऑफिसर थे। उन्होंने डाकू मलखान सिंह राजपूत का सरेंडर करवाया था। मलखान सिंह राजपूत भी चंबल का एक जाना माना डाकू था, जिसका कहर फूलन देवी की तरह हर जगह फैला हुआ था, जिसके ऊपर डकैती, किडनैपिंग और मर्डर के 94 केसेस लगे हुए थे। इतनी पुलिस कार्यवाही की वजह से मलखान सिंह परेशान हो गया था, जिस वजह से उसने एसपी राजेंद्र के सामने अपना सरेंडर कर दिया था। एसपी राजेंद्र कोई भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते थे। वो विश्वास रखते थे कि जो चीज प्यार से हो सकती है, धैर्य से हो सकती है, उसमें बंदूकों का या शक्ति का कोई काम नहीं है। यही फॉर्मूला उन्होंने फूलन देवी के लिए भी इस्तेमाल किया। राजेंद्र चतुर्वेदी ने सबसे पहले मलखान के जरिए फूलन के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मलखान इसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक और फेमस डकैत का सरेंडर हो और उसे अपने सरेंडर के बाद मिली लाइमलाइट इतनी जल्दी खत्म हो जाए। इसलिए राजेंद्र ने खुद फूलन से मिलने का फैसला किया। 5 दिसंबर 1982 की रात राजेंद्र चतुर्वेदी फूलन के ही एक आदमी को साथ लेकर मोटरसाइकिल से चंबल के बेड़ों की ओर निकल पड़े। काफी घंटों के सफर के बाद वो लोग वहां पहुंचे तो फूलन के साथी जो राजेंद्र को यहां लाया था, उसने राजेंद्र की मुलाकात फूलन के राइट हैंड मानसिंह मल्लाह से करवाई। फिर मानसिंह राजेंद्र को फूलन के पास ले गया। वहां पहुंचते ही फूलन ने राजेंद्र का बहुत अच्छे से स्वागत किया, यहाँ तक कि फूलन ने राजेंद्र के लिए अपने हाथों से चाय भी बनाई। फिर दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। बातों बातों में ही राजेंद्र ने बताया कि वो फूलन के परिवार से मिला था, जिसकी उसने फूलन को कुछ तस्वीरें भी दिखाई और एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई। वो रिकॉर्डिंग फूलन की छोटी बहन मुन्नी की थी, जिसे सुनकर फूलन ने राजेंद्र से सीधा पूछा कि उसे क्या चाहिए और वो यहाँ क्यों आया है। तो एसपी राजेंद्र ने कहा कि मैं आपका सरेंडर चाहता हूँ। सरेंडर की बात सुनते ही फूलन भड़क उठी और गुस्से में चिल्लाकर बोली, क्या तुम्हारे कहने से मैं सरेंडर कर दूंगी? मैं फूलन देवी हूँ और अगर चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें गोली से उड़ा सकती हूँ।
इस घटना के बाद वहां का माहौल अचानक बहुत तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को संभालने के लिए मान सिंह ने किसी तरह फूलन देवी को शांत कराया। जब माहौल थोड़ा ठंडा हुआ तो फूलन ने एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी से पूछा कि क्या गारंटी है कि सरेंडर करते ही उन्हें गोली नहीं मार दी जाएगी। इस पर राजेंद्र चतुर्वेदी ने भरोसा दिलाया कि उन्हें खुद मुख्यमंत्री ने फूलन का विश्वास जीतने और सुरक्षित सरेंडर कराने के लिए भेजा है। फूलन का भरोसा जीतने के लिए राजेंद्र ने एक प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि अगर फूलन चाहे तो उनकी गैंग का कोई एक सदस्य उनके साथ जाकर मुख्यमंत्री से मिल सकता है ताकि उन्हें पूरी तरह विश्वास हो सके। पिछले 2-3 सालों से फूलन देवी पुलिस की कार्यवाही के कारण लगातार एक जगह से दूसरी जगह छिपते हुए जीवन बिता रही थी। इस दौरान उनके कई साथी मारे जा चुके थे। उनकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी और जंगलों व बीहड़ों में उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता था। इन सब कारणों से उन्होंने भी सरेंडर करने का मन बना लिया था। उन्हें एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी भरोसेमंद लगे, इसलिए उन्होंने सरेंडर के लिए हामी भर दी। हालांकि सरेंडर करने से पहले फूलन देवी ने कई शर्तें रखी। उनकी पहली शर्त थी कि उनका और मान सिंह के परिवार को सुरक्षित रूप से उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश लाया जाए। उन्हें डर था कि बेहमई कांड के बाद अगर वे उत्तर प्रदेश गई तो उनकी हत्या कर दी जाएगी और उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि उनके परिवार को कुछ जमीन दी जाए और उनके भाई को नौकरी दी जाए। फूलन ने अपने लिए ए ग्रेड जेल की मांग भी थी। साथ ही उन्होंने ये शर्त रखी कि सरेंडर के बाद उनकी गैंग के किसी भी सदस्य को फांसी की सजा ना दी जाए। एक और खास मांग ये थी कि जिस दिन वो सरेंडर करें उस दिन मंच पर महात्मा गांधी और मां दुर्गा की तस्वीर रखी जाए और वो अपने हथियार उन्हीं के सामने समर्पित करें। सरकार के लिए ये एक बड़ा मौका था जिसे पाने के लिए काफी कोशिशें की गई थी। इसलिए आखिरकार सरकार ने फूलन देवी की सभी शर्तें मान ली। इसके बाद फूलन देवी के परिवार को मध्य प्रदेश लाने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन इसी दौरान उनकी गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस आमने सामने आ गई। 6 जनवरी 1983 को जब मध्य प्रदेश पुलिस फूलन देवी के परिवार को जालौन से भिंड लेकर आई तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के खिलाफ किडनैपिंग अपहरण का मामला दर्ज कर दिया। अगले ही दिन मध्य प्रदेश पुलिस की एक और टीम मान सिंह के परिवार को मध्य प्रदेश लाने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंची, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। स्थिति यहीं नहीं रुकी, मामला इतना बढ़ गया कि दोनों राज्यों की पुलिस के बीच गोलीबारी तक हो गई। इस फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति जो दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा था उसे भी गोली लग गई। इन घटनाओं से फूलन देवी का मन पूरी तरह बदल गया और उन्होंने सरेंडर करने का अपना फैसला वापस ले लिया। हालात बिगड़ते देख एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन देवी का विश्वास दोबारा जीतने के लिए एक और कदम उठाया। इस बार समझौते में एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपने परिवार को भी शामिल कर लिया। फूलन के पास पहुंचते ही एसपी राजेंद्र ने अपने बच्चे को फूलन की गोद में रख दिया और कहा, अगर आपको भरोसा नहीं है तो जमानत के तौर पर मेरा ये छोटा सा बच्चा अपने पास रख लो। फूलन इस बार बहुत भावुक हो गई और राजेंद्र की अपील को एक्सेप्ट कर लिया और फिर से सरेंडर करने के लिए हाँ कर दिया। राजेंद्र फिर से एक बार फूलन का विश्वास जीतने में कामयाब रहा। इसके बाद 12 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह खुद भिंड जिले में फूलन देवी का सरेंडर लेने पहुंचे। वहां लगभग 8000 लोग सिर्फ फूलन देवी को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस ऐतिहासिक पल को कवर करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। फोटोग्राफरों के बीच उनकी तस्वीर लेने की होड़ मची हुई थी। फूलन देवी नहीं चाहती थी कि सरेंडर से पहले कोई उनकी फोटो खींचे, लेकिन जब एक कैमरा पर्सन ने उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की तो फूलन ने गुस्से में उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस समय फूलन देवी ने अपने माथे पर लाल रंग का कपड़ा बांधा हुआ था और उनके हाथ में बंदूक थी। वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ी जहां मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह खड़े थे। वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई थी। सबको डर था कि कहीं फूलन देवी अचानक किसी पर गोली ना चला दें, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी बंदूक को अपने माथे से लगाया और फिर उसे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पैरों में रख दिया। इसके बाद उन्होंने एक
फूलों की माला अर्जुन सिंह के गले में पहनाई और दूसरी माला मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दी। इसी क्षण फूलन देवी ने डाकू की जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सरेंडर के टाइम फूलन देवी के ऊपर मर्डर, किडनैपिंग और चोरी के 48 क्रिमिनल केसेस लगे, जिसके लिए उन्हें सरकार द्वारा 8 साल की सजा सुनाई गई थी। पर ट्रायल के चलते चलते उन्हें 11 साल तक जेल में रखा गया। इसी बीच फूलन की तबीयत भी बहुत खराब थी। जब उनका टेस्ट हुआ तो पता चला कि उनके पेट में 2 ट्यूबरक्लोसिस हैं, पर उनका इलाज जेल में ही हो गया था। इस इलाज के समय फूलन देवी के बिना कंसेंट के उनका गर्भाशय कर दिया गया, जिससे वो कभी अब मां ही नहीं बन सकती थी। अब आया फूलन देवी की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट। साल 1994 फूलन देवी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उस समय देश में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति अपने चरम पर थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सबको चौंकाते हुए फूलन देवी पर लगे हुए आपराधिक मामले वापस लेने का फैसला कर लिया। इसके बाद फूलन देवी एक आम और आजाद नागरिक की तरह जीवन जीने लगी। मुलायम सिंह यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने फूलन देवी की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर पिछड़े वर्गों यानी बैकवर्ड क्लासेस के वोट मजबूत करने की रणनीति बनाई और उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। उसी साल उनकी जिंदगी पर आधारित फिल्म बैंडिट क्वीन भी बनी, जिसे मशहूर निर्देशक शेखर कपूर ने बनाया था। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर कांस फिल्म फेस्टिवल जैसे मंचों पर काफी सराहना मिली। हालांकि ये फिल्म फूलन देवी की अनुमति के बिना बनाई गई थी। फिल्म में दिखाए गए काफी सारे ऐसे सीन्स थे जिनसे उन्हें दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने इसका खुलकर विरोध भी किया। इसी वजह से फिल्म को लेकर काफी विवाद भी हुआ। इसके बाद फूलन देवी ने अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देने के लिए उमेद सिंह नाम के व्यक्ति से शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों बाद दोनों ने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति पूर्वक जीवन बिताने लगे। जेल से रिहा हुए लगभग 2 साल बीत चुके थे। साल 1996 में देश में आम चुनाव होने वाले थे। ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से चुनाव लड़ने का मौका दिया। इस फैसले पर काफी विवाद हुआ। लोगों ने सवाल उठाया कि एक पूर्व डाकू को संसद तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता के भरोसे ने सबको जवाब दे दिया और फूलन देवी ने शानदार जीत हासिल की। जो फूलन कभी अपने अपराधों के लिए हथियार उठा चुकी थी, अब वही संसद में अपने क्षेत्र और समाज की आवाज उठाने लगी। मल्ला समुदाय के लोग खास तौर पर खुश थे, क्योंकि पहली बार उनका कोई प्रतिनिधि संसद पहुंचा था। इसके अलावा वो पिछड़े वर्ग ओबीसी में भी काफी लोकप्रिय थी। अपने सांसद कार्यकाल के दौरान उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाने और गरीबों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने की दिशा में कई प्रयास किए। हालांकि 1998 के चुनाव में उन्हें वीरेंद्र सिंह बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगले ही साल यानी 1999 में आम चुनाव में उन्होंने फिर से जीत हासिल की और दोबारा संसद पहुंची। जो फूलन देवी कभी चंबल के बीहड़ों में भटकती थी, वही अब 4 साल से सांसद थी। उन्हें दिल्ली के अशोका रोड पर सरकारी आवास मिला हुआ था। समय के साथ उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक तक माना जाने लगा था। फूलन देवी की बढ़ती पॉपुलैरिटी हर किसी को रास नहीं आ रही थी। राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ रहा था और उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट और पिछड़े वर्गों की आवाज के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन 25 जुलाई 2001 का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उस दोपहर करीब 1:30 पर फूलन देवी नई दिल्ली के 44 अशोक रोड स्थित अपने सरकारी आवास के बाहर खड़ी थी। वहां संसद सत्र के दौरान दिल्ली में रह रही थी, तभी पहले से घात लगाए 3 हमलावर अचानक सामने आए और उन पर गोलियों की वर्षा। हमला इतना अचानक था कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। फूलन देवी को कुल 9 गोलियां लगी और वो गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ी। हमलावर वारदात को अंजाम देकर तुरंत मौके से फरार हो गए। आसपास मौजूद लोग और सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले सब कुछ हो चुका था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और पास के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बाद में जांच में सामने आया कि इस हत्या की जिम्मेदारी शेर सिंह राणा ने ली है, जिसका असली नाम पंकज सिंह था। उसने दावा किया कि यह हत्या बेमई कांड का बदला लेने के लिए की गई है। कुछ समय बाद वो गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि इस हत्याकांड ने देश की राजनीति और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, खासकर इस बात पर कि एक मौजूदा सांसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। फूलन देवी की हत्या ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। संसद से लेकर सड़क तक शोक और आक्रोश का माहौल था। एक ऐसी महिला जिसने बीहड़ों की जिंदगी से निकलकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच तक का सफर तय किया था। उसकी कहानी गोलियों की आवाज के साथ खत्म हो गई, लेकिन उनकी जिंदगी संघर्ष, विवाद, राजनीति और बदलाव की कहानी आज भी भारतीय समाज और राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद की जाती है।